नैनीताल से लगभग 24 घंटे का सफर तय करके हम पहुंचे बीकानेर के देशमुख शहर, जहां करनी माता का आशीर्वाद लेकर अगली सुबह हम निकल गए जोधपुर के लिए। पर ट्रेन लेट होने की वजह से हम जोधपुर काफ़ी लेट पहुंचे, तो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन थे और उन लिमिटेड ऑप्शन से भी हमें चूज़ करना था जसवंतहाड़ा या मेहरानगढ़। और जैसे ही हमारी नज़र मेहरानगढ़ किले पर पड़ी, हमारा डिसीजन बहुत इजी हो गया। लगभग 550 साल से मारवाड़ के सूर्यवंशी राठौरों के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक रहा ये किला देखने में अद्भुत लगता है, जिसके बारे में जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग ने एक बार कहा था कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसे जायंट्स द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि ये इतना विशाल है। रेड सैंडस्टोन से बना ये किला देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सुबह के सूरज ने इसमें रंग भरे हों। मंडौर मेवाड़ के हाथ लगने के बाद जोधा जी को एक सुरक्षित जगह की जरूरत महसूस होने लगी। बहुत जगह ढूंढने के बाद चिड़िया टूप की इस पहाड़ी पर उनकी तलाश खत्म हुई। कहा जाता है कि यहाँ उस समय संत चिड़ियानाथ जी रहते थे, जो जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर जोधा जी ने उनसे यह जगह खाली करवा ली, जिस पर उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ पानी की दिक्कत हमेशा रहेगी और कोई भी राजा जीते जी तीसरी पीढ़ी का मुख नहीं देख पाएगा। श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए राव जोधा जी ने करनी माता के आशीर्वाद से किले का शिलान्यास करवाया और राजा राम मेहवाल जी की बलि देकर इस किले का निर्माण प्रारंभ हुआ। उनका मंदिर आज भी किले के अंदर देखा जा सकता है। मोर की आकृति में बना होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। सूर्य को मिहिर कहते हैं और राठौर सूर्यवंशी हैं, तो किले का नाम हुआ मेहरानगढ़। राजपूत के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता और राव जोधा से किसी मतभेद की वजह से उनके पुत्र राव बीका जोधपुर का राज्य छोड़कर मां करनी की शरण में आ गए और उनके आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर बनाया। राव सूजा के राजकाल में बीका जी राठौर के राष्ट्र चिन्ह के रूप में मां नागडेची की मूर्ति को बीकानेर ले आए। किले में 7 दरवाजे हैं, जिन्हें पोल कहते हैं, जिसमें मेन एंट्रेंस को जयपोल कहते हैं, जिसे महाराजा मानसिंह ने जयपुर और बीकानेर की संयुक्त आर्मी को हराने के उपलक्ष्य में बनाया, जबकि फतेहपोल को अजीत सिंह ने मुगलों को हराने के पश्चात बनाया, जब 1707 ईस्वी में उन्होंने इस किले को उनसे वापस ले लिया था। 1.5 कांगड़ा पोल या लखना पोल, जिसे मालदेव के शासन के दौरान बनाया गया, जयपुर की सेना से युद्ध के दौरान ये क्षतिग्रस्त हो गया था। आज भी आप तोप के गोलों के घाव देख सकते हैं। मालदेव ने ही किले का परकोटा यानी बाउंड्री भी बनवाई थी। अमृति पोल, जो पहले इसका ओरिजिनल एंट्रेंस था, पहले राव जोधा द्वारा बनाया गया और मालदेव के शासनकाल के दौरान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। गुहा पोल भी 15वीं शताब्दी में बन गया था, पर इसका एक्सटीरियर और विशाल दरवाजा जिसपे कीलें लगी हुई हैं, हाथी के अटैक से बचने के लिए बनाया गया था। ये किले का सबसे मजबूत पोल है। सूरज पोल किले का सबसे पुराना दरवाजा है। इसकी सीढ़ियां आपको मोती महल की ओर ले जाती हैं। जब राजा युद्ध में जाते थे तो इसी पोल में उनका विजय अभिषेक होता था। इसे श्रृंगार चौक भी कहते हैं, जहां एक मार्बल का थ्रोन है जिस पर बैठकर राजा का राज्य अभिषेक होता था। इस पर बैठने वाले आखिरी राजा गजराज सिंह द्वितीय हुए। जोधपुर के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है राव मालदेव को, जिनके राज तिलक के समय उनके पास महज 2 परगने थे, जोधपुर और सोजन।
और अपनी महत्वाकांक्षा और युद्ध कौशल से उन्होंने 52 युद्ध जीतकर 58 परगनों को जीत लिया था। राव मालदेव के मेवाड़ के साथ शुरुआती संबंध काफी अच्छे रहे, जिसमें खानवा के युद्ध में उन्होंने घायल सांगा को युद्ध से बाहर लाने का काम किया। वहीं विक्रमादित्य की बहादुर शाह के खिलाफ सहायता की और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की सहायता भी उन्होंने की। पर झाली रानी स्वरूपदेव से विवाह के बाद मालदेव उनकी छोटी बहन से भी विवाह करना चाहते थे, पर ना ही स्वरूपदेव ऐसा चाहती थी और ना ही उनके घर वाले। तो उन्होंने उनका विवाह उदय सिंह से करवा दिया, जिससे सिसोदिया और राठौर संबंध फिर से खराब हो गए। वहीं जोधपुर से अलग होकर बनी 2 रियासतें बीकानेर और मेड़ता जो राठौरी थे, राव जोधा ने उनपे भी आक्रमण करके उन्हें हरा दिया और उनका राज्य हड़प लिया, जिससे बीकानेर के कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव शेरशाह सूरी से जा मिले, जिससे उस समय के 2 शक्तिशाली राज्य आपस में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ते हैं। पर मालदेव कान के कच्चे थे और वे जेता और कुंपा जैसे योद्धाओं के स्वामी भक्ति पर शक करते हैं और जेता कुंपा अदम्य साहस पराक्रम का परिचय देते हुए उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। शेरशाह बाद में कहता है कि चंद मुट्ठी बाजरे के लिए मैं आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव के पास इतिहास को बदलने का मौका था, जहां एक तरफ वो और हुमायूं मिलकर इंडिया से अफगान रूल खत्म कर सकते थे, वहीं बीकानेर और मेड़ता जैसे वंश का विश्वास तोड़कर आगे चलकर वो मुगल साम्राज्य को और भी ताकतवर बनाने में मदद करते। जहां खजवा के युद्ध में बीकानेर के 2 राजकुमार पदम सिंह और केसरी सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़कर उसको विजय दिलाते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि ये दोनों जब युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब के पास दरबार में आते हैं तो औरंगजेब अपने रुमाल से इनकी जूतियां साफ करते हैं। कर्नल पॉलेट ने पदम सिंह की तुलना रिचर्ड द लायन हार्ट से की है। वहीं अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने जिस राजा को सबसे पहले दिल्ली बुलाया था वो भी बीकानेर के राजा राय सिंह थे। वहीं कर्नल जेम्स टॉड ने मुगलों की अधिक से अधिक जीतों का श्रेय राठौर राजाओं को दिया है। तूफान से मैं टकरावा जे मुझ पे मेहर हो रब दी, लहरों से मैं लड़ जावा जे मुझ पे मेहर हो रब दी। राठौर वंश में जिस राजा को सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो थे अमर सिंह राठौर। अमर सिंह के पिता का नाम राजा गज सिंह था और बड़े बेटे होने के बावजूद भी उन्होंने अमर सिंह राठौर को राजा नहीं बनाया, बल्कि उनके छोटे बेटे जसवंत सिंह को राजा बनाया। पर राजा अमर सिंह बिना किसी विद्रोह के अपने समर्थकों के साथ नागौर चले गए थे। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने किसान के सम्मान के लिए एक तरबूज के फल के ऊपर युद्ध कर लिया था। इस समय राजस्थान के लगभग सभी राजा मुगलों से पॉलिटिकल अलायंस कर चुके थे। अमर सिंह राठौर की कटार बहुत फेमस थी। एक बार शाहजहां के दरबार में उसके मीर बख्शी यानी मिलिट्री जनरल ने अमर सिंह राठौर के लिए अपशब्द निकाले, पर अमर सिंह बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने भरे दरबार में मुगल शहंशाह के सामने उसको मौत के घाट उतार दिया, जिससे महल में अफरा तफरी फैल गई। अमर सिंह कटार लेकर शाहजहां की तरफ बढ़े तो वो डर के औरतों के बीच में छुप गया, यह जानकर कि राजपूत महिलाओं के कक्ष में नहीं आएगा। शाहजहां की तरफ फेंकी गई कटारी का निशान आज भी आगरा के किले में मौजूद है, और जिस दरवाजे से अमर सिंह ने घोड़ा कुदाया था, इस घटना के बाद उस बुखारे दरवाजे को अमर सिंह दरवाजे के नाम से जाना गया। और इस घटना के बाद शाहजहां इतना डर गया कि उसने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसे 1809 में जॉर्ज स्टील ने खोला। इस घटना के बाद में उनके साले अर्जुन सिंह गौड़ ने शहंशाह के दबाव में आकर उनको छल से मार दिया।
शाहजहां ने इस घटना में एक दोहा भी लिखा था, अमर के कमर में कहाँ की थी कटारी, पाओ शेर लोहे से हिलाई सारी बादशाही, होती शमशेरी तो छीनी ले तो आगरी। अमर सिंह की हाड़ी रानी सती होना चाहती थी, पर अभी भी अमर सिंह का शव आगरा के किले में पड़ा था। उन्होंने बल्लू सिंह चंपावत से मदद मांगी। बल्लू चंपावत और अमर सिंह मित्र थे, पर कुछ समय से उनके बीच तनाव चल रहा था। उनकी डाकनी रानी को जब ये पता चला तो उन्होंने पिछली बातें भुलाकर उनको धर्म का पालन करने को कहा। मेवाड़ के राजा जय सिंह द्वारा दिए गए नील धवल घोड़े पर सवार होकर वो आगरा के किले में अमर सिंह का शव लेकर किले से नीचे घोड़े सहित कूद गए और मुगल सेना से हुए संघर्ष में वो वीर गति को प्राप्त हुए। स्वाभिमान की ऐसी गाथा आपको कहां देखने को मिलेगी जहां एक रानी दूसरी रानी के स्वाभिमान के लिए अपने पति को एक निश्चित मृत्यु की तरफ भेजती है, और जहां हाड़ी रानी अमर सिंह की लाश को लेकर सती हो रही है, वहीं बल्लू चंपावत की लाश को लेकर डाकनी रानी भी सती हो रही। जहां एक और बड़े भाई अमर सिंह राठौर ने कटार लेकर शाहजहां को दौड़ाया, वहीं दूसरी तरफ महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। जब शाहजहां की संतानें दिल्ली की सत्ता के लिए आपस में लड़ रही थी, तब महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ सबसे पहले धर्मत का युद्ध लड़ा और खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़ते हुए औरंगजेब का ही कैंप लूट लिया था। पर सूजा की नाकामी की वजह से औरंगजेब वो युद्ध जीत गया और वो राजा बन गया। औरंगजेब अपनी सारी जिंदगी महाराजा जसवंत सिंह को इम्प्रेस करता रहा, पर उनके साहस के आगे उसकी हिम्मत ना हुई कि वो कुछ कर सके। महाराजा जसवंत सिंह साउथ में शाइस्ता खान के खिलाफ शिवाजी की हेल्प करते हैं और औरंगजेब उसके बाद इनका ट्रांसफर काबुल कर देता है, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद औरंगजेब कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी हिंदुओं को बचाने वाला अब कोई भी नहीं रहा था। महाराजा जसवंत सिंह जी अपने जीते जी औरंगजेब को जजिया नहीं लगाने देते। सोचिए कैसा खौफ रहा होगा कि उनकी मृत्यु के अगले साल ही यानी 1678 में उसने जजिया लगा दिया। एक वीर योद्धा होने के साथ साथ वे बहुत विद्वान भी थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी और कला और संस्कृति को भी संरक्षण दिया था। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार मुनोत नैन्सी भी उन्हीं के दरबार में थे। इसे हौडा रूम कहते हैं। हौडा यानी सीट, जिसे हाथी के पीठ पर लगाया जाता था और राजा इस पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व करते थे। इसमें एक शेर की आकृति में बना हुआ है, जिसे राजा जसवंत सिंह जी को शाहजहां द्वारा गिफ्ट किया गया था। यहाँ का पालकी खाना भी बहुत खास है। ऐसा कलेक्शन मैंने पहले नहीं देखा।
दौलत खाना या ट्रेजरी रूम, जहां राजा का धन और युद्ध में जीती हुई नायाब वस्तुओं को रखा जाता था। यहाँ एक महाडोल पालकी है जो सोने से बनी है, जिसे अभय सिंह गुजरात के गवर्नर सर बुलंद खान को हराने के बाद यहाँ ले आते हैं। यहाँ आपको सोर्ड कलेक्शन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें अजीत सिंह और अकबर की तलवारें खास आकर्षण है। मैचलॉक, गुप्ती, हेलमेट, शील्ड इत्यादि भी रखी गई है। इसके साथ हुक्का चिलम का कलेक्शन हो या रानी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला उनका श्रृंगारदान, जिसमें हाथी के दांत से बनी हुई कंघी भी आप देख सकते हैं। वैसे तो मारवाड़ चित्रकला की शुरुआत 7वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसमें तिब्बतन राइटर तारानाथ लामा ने श्रृंगधर की यक्ष शैली के कलाओं के बारे में बताया। राठौर वंश में सूर सिंह के काल में ढोला मारू के चित्र, जिसमें ऊंट पे बैठे लोग और भगवत चित्रों को ज्यादा देखा गया है। वहीं जसवंत सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें भगवान कृष्ण के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। इसी समय मुगल प्रभाव भी देखा जा सकता है, जिसमें चित्रों में दरबार, शानो शौकत, फव्वारे, तड़कते भड़कते रंग ये आपको देखने को मिलेंगे। राजा मान सिंह के काल को मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, जिसमें नाथ संप्रदाय, दुर्गा सप्तमी, शिव पुराण, इनके आदि चित्र आपको देखने को मिलते हैं। वहीं तख्त सिंह के समय यूरोपियन प्रभाव देखने को ज्यादा मिलता है, जिसमें A.H. मुलर की दुर्गादास जी की पेंटिंग एक खास पेंटिंग है। इन चित्रों की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की आंखें बादाम जैसी दिखाई गई हैं, पुरुषों की आंखें धनुष जैसी और गहरी दाढ़ी और ऊंची पगड़ी। इसी के साथ साथ लाल और पीले रंग का ज्यादा यूज किया गया है। इसमें आपको लव स्टोरी का चित्रण भी देखने को मिलता है, जिसमें ढोला मारू, महेंद्र मूमल, बाज बहादुर रूपमती इत्यादि प्रमुख है। वॉल पेंटिंग्स, जिसे फ्रेस्को भी कहा जाता है, मेहरानगढ़ की दीवारों में इनको आप देख सकते हैं, जिसमें सोने के रंग का भी प्रयोग किया गया है। इनका योगदान सिर्फ कला और संस्कृति तक ही सीमित नहीं रहा। इनके दरबार में बहुत अच्छे कवि और लेखक भी रहे, जिसमें बानकीदास, करनीदास, मेहनोत नैन्सी, वरभान, ईसरदास, पृथ्वीराज राठौर
जो एक राजा भी थे और साथ में एक राइटर भी थे, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी री नाम से किताब लिखी है, जिसे दुर्सा आड़ा ने 5वें वेद की संज्ञा दी है। जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उनके पुत्र अजीत सिंह को, जो अभी नवजात थे, छल से दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया और ये शर्त रखी कि वो पहले इस्लाम कबूल करे। पर दुर्गादास जी अपनी समझ और बहादुरी से अजीत सिंह को बचाकर मेवाड़ ले आए। इसमें मुकुंदास खिंची और गौराधाई, जिन्हें मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से भी जाना जाता है, अजीत सिंह को बचाने में दुर्गादास जी की मदद करी। राठौरों ने युद्ध से घिरे रहने के बाद भी कला व संस्कृति को सदैव संरक्षण दिया। आक्रांताओं द्वारा सताए गए बुद्धिजीवी व कलाकारों को शरण दी, धर्म को संरक्षण दिया, अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। युद्ध का परिणाम ना देखते हुए अपने प्राणों को तलवार की नोक पे रखकर युद्ध भूमि को अपने लहू से रंग दिया। वीरता, सम्मान, साहस ये इनके गहने थे। तुर्क, अफगान, मुगल भी अपने लाखों प्रयासों के बाद इन्हें मिटा नहीं पाए। दुर्गादास राठौर ने मेवाड़ के महान सपूत राज सिंह के साथ मिलकर राठौर सिसोदिया गठबंधन की नींव रखी और औरंगजेब के खिलाफ देवारी का युद्ध लड़ा। उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा दिया और उसे बादशाह घोषित कर दिया। दुर्गादास अकबर को सांबा जी की शरण में ले जाते हैं, जहां वो 9 साल रहता है। जब औरंगजेब को इस बात का पता चलता है, वो मराठाओं से लड़ने साउथ चले जाता है और वो अपनी जिंदगी के अगले 25 साल मराठाओं से लड़ता है और वापस दिल्ली नहीं आ पाता। अकबर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में जब ईरान से सहायता लेने जाता है, तो वो अपने पुत्र पुत्री को दुर्गादास जी के संरक्षण में छोड़ जाता है और कहता है कि इनको मार देना, पर औरंगजेब के हाथ मत लगने देना, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत बड़ा सेंट था, जो फादर्स डे में अपने पापा को अपने भाई का सर गिफ्ट में देता था। बाद में औरंगजेब ईश्वरदास नागर की मदद से दुर्गादास जी को उन्हें वापस लौटाने में सफल हो जाता है। ये कैसी विडंबना है, जहां एक तरफ औरंगजेब हिंदुओं को मारकर मुसलमान बना रहा था, वहीं दुर्गादास जी ने विधर्मियों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह रखा और उनकी धार्मिक शिक्षा के लिए मौलवी की भी व्यवस्था की थी। औरंगजेब को जब दुर्गादास जी के व्यक्तित्व का पता चलता है, तो वो उनसे इतना प्रभावित होता है कि उनको मारवाड़ का राजा बनाने को तैयार हो जाता है। पर उन्होंने तो मारवाड़ की सेवा करने की शपथ ली होती है और उनका एक ही सपना होता है कि अजीत सिंह को राजा बनाना। 31 साल के संघर्ष के बाद औरंगजेब की मौत के पश्चात वो इसमें सफल होते हैं। पर मारवाड़ के इस महानतम योद्धा को अजीत सिंह से मतभेद के बाद मारवाड़ से जाने को कहा जाता है और अंत समय में इस महापुरुष ने महाकाल की नगरी उज्जैन में मृत्यु को प्राप्त किया और वहीं शिप्रा नदी के पास इनकी छतरी बनी हुई है। जेम्स टॉड ने इनकी तुलना ग्रीक के यूलिसिस और इटली के गैरिबाल्डी से की थी।